पूरे विदर्भ में इन दिनों कड़ाके की ठंड है। विदर्भ में ठंड का सितम लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। शनिवार को पूरे विदर्भ में 8 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। पूरे विदर्भ में इन दिनों कड़ाके की ठंड है। लगातार तापमान गिरने से पूरा विदर्भ शीत लहर की चपेट में आ गया है। शनिवार को पूरे विदर्भ में गोंदिया जिला सबसे ठंडा रहा। गोंदिया का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विदर्भ के सभी जिलों में पिछले 4 से 5 दिनों से हर दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। स्थिति ये है कि विदर्भ के 8 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। जनवरी के आखिरी में जहां तापमान बढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाता था, वहीं इस बार तापमान कम हो रहा है। अब एक नजर डालते हैं विदर्भ के सभी जिलों के न्यूनतम तापमान पर। अकोला 9.1 डिग्री सेल्सियस, अमरावती 10.2 डिग्री सेल्सियस, बुल्ढाना 9.2 डिग्री सेल्सियस, चंद्रपुर 9.4 डिग्री सेल्सियस, गढ़चिरौली 8.6 डिग्री सेल्सियस, गोंदिया 7.4 डिग्री सेल्सियस, नागपुर 7.6 डिग्री सेल्सियस, वर्धा 8.8 डिग्री सेल्सियस, वाशिम 13 डिग्री सेल्सियस, यवतमाल 10.5 डिग्री सेल्सियस। केवल न्यूनतम तापमान ही नहीं बल्कि अधिकतम तापमान भी कम हुआ है। फिलहाल तो मौसम की स्थिति को देखते हुए यही लग रहा है अभी विदर्भ वासियों को ठंड से कोई खास राहत नहीं मिलने वाली। शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने बैठक में सुझाव दिया कि मार्च में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अप्रैल में कराई जाए। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने शिक्षा उपनिदेशक के साथ एक ऑनलाइन बैठक में मार्च में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टालने का सुझाव दिया है। तर परीक्षेचा आता 10वीचा आणि 12वीचा एकंदरीत ऑनलाईन आणि ऑफलाईन असा एकंदरीत अभ्यासक्रम झाला आहे। बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे फोन येत होते का आमचं 2 वर्ष काही लिहिलं गेलं नाही, लिहिण्याची जे हे पाहिजे होती स्पीड आहे तो नाही आहे। आणि आता जो मधात ब्रेक झाला आणि पुन्हा कॉलेज सुरू झाले तर त्याच्यामुळं बराच अभ्यासक्रम झाला नाही। त्याच्यामुळं मुदतवाढ एक तर दिली पाहिजे, थोडीशी लेट परीक्षा केली पाहिजे आणि कमी मार्कचा पेपर हा 2-3 मुद्द्यावर सातत्यानं आम्हाला विद्यार्थ्यांचे फोन येत होते। त्या संदर्भात एक बैठक आपण घेतलेली आहे आणि जे विद्यार्थी अचानक कोविड झाल्यानं मधात येऊ शकले नाही तर त्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे अशा अनेक गोष्टीवर चर्चा झाली आणि म्हणून 1 महिना लेट करून आपल्याला परीक्षा घेता आली तर ते पाहता येईल का त्याचा एक विचार आम्ही करतो। लोकनेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय भैया साहेब ठाकुर की जयंती पर श्री रामचंद्र युवक कल्याण संस्था व यशोमतीताई ठाकुर मित्र मंडल के संयुक्त तत्वावधान में विविध सामाजिक उपक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत दिव्यांग बंधुओं को ट्राइसिकल व सहायक उपकरण वितरित किए गए। इसके साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। लोक नेते और पूर्व विधायक भैया साहब ठाकुर की जयंती के अवसर पर श्री रामचंद्र युवा कल्याण संस्था और यशोमतीताई ठाकुर मित्र मंडल ने संयुक्त रूप से सामाजिक उपक्रम का आयोजन किया गया। भैया साहब ठाकुर के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विधायक बलवंतराव वानखेड़े, जिला परिषद अध्यक्ष बबलू भाऊ देशमुख, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, पूजाताई आमले, शिल्पाताई हांडे, आरपीआई नेता राजेंद्र गवई, कांग्रेस प्रवक्ता दिलीप एड़तकर, संध्याताई सवालाखे, पूर्व मेयर विलास इंगोले, कांग्रेस किशोर बोरकर, बबलू शेखावत, हरिभाऊ मोहद, सुरेश राव साबले, डॉक्टर रघुनाथ वाडेकर सहित पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान भैया साहब ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके कार्य और उपलब्धियों की सभी मान्यवर अतिथियों ने याद किया। गणमान्य व्यक्तियों ने भी ये भावना व्यक्त की कि यशोमतीताई ठाकुर भैया साहब ठाकुर के विचारों और कार्यों की विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर 1200 से अधिक दिव्यांग बंधुओं को ट्राइसिकल, इलेक्ट्रिक श्रवण यंत्र, रोलर्स, व्हीलचेयर आदि जैसे विभिन्न उपकरण वितरित किए गए। साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां बहुत से लोगों ने रक्तदान कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। तद्वतच डिजिटल श्रवणयंत्रासाठी साध्वी कावडेंना सर्व मान्यवरांनी
माझ्या वडिलांची जयंती आहे, तर आम्ही दरवर्षी ते असतानापासून इथं ब्लड डोनेशनचा कॅम्प मोठ्या प्रमाणामध्ये घ्यायचो. आता त्याला स्वरूप अजून मोठं आलेलं आहे. ज्या उत्साहाने आम्ही ते असताना कार्यक्रम करायचो त्याच उत्साहाने आजही ते सगळे कार्यक्रम करतो आहे आणि त्यांनी सांगितलेल्या मार्गावर चालण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आज जवळपास 1900 दिव्यांगांना वाटपाचं साहित्य त्या ठिकाणी आपल्याकडे आलेलं आहे. आज कोविड होता म्हणून आपण एक 10 लोकांचं वाटप केलं आणि आता दररोज जवळपास 50 लोकांना वाटप आपण करणार आहोत. कोविडचा प्रोटोकॉल फॉलो करून समाजसेवेला त्या ठिकाणी जे आमच्या वडिलांनी सुरुवात केली त्याला अजून पुढे नेण्याचं काम ह्या ठिकाणी आम्ही करतो आहे. आज खरं बाबा असायला पाहिजे होते. बाबा असते तर त्यांनाही सगळ्या गोष्टीचा आनंद झाला असता आणि त्यांनीही त्यांच्या आयुष्यामध्ये फक्त कष्टच बघितले. त्यांच्याही आयुष्यामध्ये थोडेसे सुखाचे 2 दिवस आले असते असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. आज त्यांची अतिशय आठवण येते आहे. त्यांच्या स्मृतीस आणि त्यांच्या आठवणीस अभिवादन या ठिकाणी आहे. ते नेहमीच आमच्यासोबत आहे असं आम्हाला वाटतं आणि आम्ही आमचे कार्य संपवणार. अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी शहर के काजीपुरा में मंसूरी मस्जिद के पास एक मकान में अचानक सिलेंडर में आग लग गई। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी शहर के काजीपुरा की मंसूरी मस्जिद के बाजू में रहने वाले अब्दुल जलील मोहम्मद शरीफ के घर का सिलेंडर खत्म हो गया था और उन्होंने आज सुबह 10 बजे सिलेंडर लाकर चालू किया। कुछ ही देर में सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी अब्दुल जलील इनके बेटे ने जैसे ही सबको दी, सब घर से बाहर निकल गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। परिसर के लोगों ने दमकल विभाग को फोन कर आग लगने की जानकारी दी। गाड़ी आने तक आस पड़ोस के लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना का पंचनामा किया। आदिवासी बहुल मिलघाट क्षेत्र के किसान अब पारंपरिक खेती को छोड़ डेयरी व्यवसाय को अपनाने लगे हैं। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। अमरावती जिले के सुदूर मिलघाट क्षेत्र में मोथा और आला डोह के आदिवासी और गवली समुदाय के लोगों ने डेयरी व्यवसाय के साथ साथ खोआ उत्पादन की ओर रुख किया। वैसे भी मेलघाट और चिकलदरा पर्यटकों के बीच लोकप्रिय स्थल है, जिससे यहाँ पूरे विदर्भ से लोग आते हैं। ऐसे में डेयरी व्यवसाय यहाँ के ग्रामीणों के लिए आमदनी का जरिया बन रहा है। जंगल और पहाड़ी क्षेत्र होने से किसानों को खेती में बहुत अधिक उपज नहीं होती, जिससे अब किसान डेयरी व्यवसाय का विकल्प चुन रहे हैं। अब ये लोग मिठाइयाँ भी बना रहे हैं। आलाडोह गांव के चरण खड़गे का परिवार 20 से 25 वर्षों से डेयरी व्यवसाय कर रहा है। मी चरण राजाराम खडके आलाडो इथं रहिवासी असून मी दुधापासून खवा, रबडी, कलाकंद, पेढा, बर्फी इत्यादी पदार्थ खव्यापासून दुधापासून बनवतो आम्ही. मोठ्याला पूर्ण गाव आहे म्हणा ह्या व्यवसाय करणारे. जास्तीत जास्त लोक हे धंदा करतात. समजा आमचा खानदानी धंदा आहे तो. सर्वांच्या जवळ दूध वगैरे, दूध, दही, तूप, लोणी सर्व भेटते त्यांच्याजवळ. जास्तीत जास्त उत्पन्न तयार करतो आम्ही. काय महत्व आहे काका खव्याला तुमच्या इथल्या? आमच्या इकडचा खवा शुद्ध आणि प्युअर माल भेटते ते. त्याच्यात काही भेसळ वगैरे काही हात नाही. सर्व आपल्या विदर्भात आपल्याजवळ हे सर्व माल पर्यटक. अमरावती जिल्ह्यात आमच्या आलाडो आणि मोठा या गावात सर्वात जास्त उत्पादन. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना आधुनिक तकनीक के माध्यम से किसानों को आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इस मार्गदर्शन के आधार पर अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील के मासोद के एक युवा किसान प्रतिमेश किटुकले ने मिर्ची की खेती कर 2.25 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। कोरोना संक्रमण और पाबंदियों के दौर ने बहुत से लोगों को अलग तरीके से जीना सिखा दिया है।
चांदूर बाजार तहसील के मासोद के युवा किसान प्रथमेश ने स्नातक तक की शिक्षा पूरी की। इसी बीच प्रथमेश को पोखरा योजना की जानकारी मिली। 4 महीने पहले नानाजी देशमुख ने कृषि संजीवनी परियोजना के तहत 75% सब्सिडी के साथ आधा एकड़ खेत पर पॉली हाउस स्थापित किया था। कृषि विज्ञान का आधुनिक ज्ञान, जलवायु में परिवर्तन को देखते हुए प्रथमेश ने पूरी प्लानिंग के साथ मिर्ची की खेती की और अब उसकी मेहनत रंग ला रही है। प्रथमेश और उसके पिता सुधीर दोनों ही खेत में काम करते हैं। इस मिर्च का बाजार भाव न्यूनतम 35 रुपये से लेकर अधिकतम 50 रुपये प्रति किलो तक है। इसीलिए इन्हें बाजार में मिर्ची का अच्छा मूल्य मिल रहा है और प्रति माह 1,75,000 का मुनाफा हो रहा है। आम्ही मिरची लावत होतो, त्यात खूप व्हायरसचं प्रमाण जास्त प्रमाणात येत होतं. सीडनेटमध्ये ते प्रमाण नाही आहेत आणि मिरची बेकार नाही होत, त्यामुळे आम्ही सीडनेट घेण्यास हे केलं आहे. याला सीडनेट उभं करण्यासाठी 11 लाख रुपये लागले आम्हाला. उत्पन्न आम्हाला 5-6 लाखाची उत्पन्नाचं हे आहे. या मिरचीला 3 महिने लागून झाले. 1 महिना झाली चालू झालेली आहे शिमला मिरची तोडणं. 1 लाखातलं 2.25 लाख रुपये झाले. 1,75,000 70,000 रुपये मला झालेला आहे. त्याच्यातला खर्च वजा करता मला 1 लाख रुपये सापडलेला आहे याच्यात महिन्यापर्यंत. एकूण मला 1 लाख रुपये नफा मिळाला, मला दिलासा झालेला आहे महिन्याभरात. तरुण शेतकऱ्यांना हाच संदेश देतो की हे घ्यायला परवडते. ती व्हायरसचा अटॅक नाही होत जास्त प्रमाणात आणि गारपीट वगैरे जे बाकीचे हे येऊन राहिले वातावरणामुळे त्याचा अटॅक फार कमी होतो. यवतमाल जिला परिषद कार्यालय परिसर में अवैध तरीके से जुआ खेले जाने का मामला सामने आया है। अवधूतवाड़ी पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई कर जुआ खेलते जिला परिषद के 9 कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। हालांकि कुछ जुआरी फरार हो गए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 लाख रुपए का माल जब्त किया है। अवधूतवाड़ी पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि यवतमाल जिला परिषद कार्यालय में जुआ अड्डा चल रहा है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर जुआ खेलने के आरोप में 8 अधिकारियों व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में प्रकाश कुतपवार, देवानंद जामनकर, गणेश गोसावी, प्रकाश व्यास, गुणवंत ढाकने, अनिल शिरभाते, संदीप श्रीरामे, चरण राठौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से एक मोबाइल, एक दोपहिया और एक कार जब्त किया है। इस कार्रवाई में 5 लाख का माल जब्त किया गया है। इस मामले में 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। वैसे कई जुआरी इस कार्रवाई के दौरान भाग निकलने में सफल हुए, जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है। तिथे अनेक कर्मचारी त्या ठिकाणी जुगार खेळताना आम्हाला तिथे आढळून आले। त्यापैकी 9 कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आम्ही गुन्हा दाखल केला असून त्यांच्याकडून 5,04,000चा मुद्देमाल आम्ही त्यांच्याकडून जप्त केलेला आहे। पुढील कारवाई सुरू आहे। त्यामध्ये जिल्हा परिषदचे कर्मचारी आहेत, त्यामध्ये क्लरिकल स्टाफ आहेत, ऑफिसमध्ये काम करणारे आहेत, ड्रायव्हर्स आहेत, असे कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे। जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लोगों के लिए एक छोटा मंत्रालय कहा जाता है। कार्यालय में इस तरह से जुआ अड्डा चलाया जाना सामाजिक और जनप्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है। अब देखना होगा कि इस मामले के सामने आने के बाद क्या कार्रवाई होती है। छोटे जंगली प्राणियों का शिकार करने के लिए लगाए गए इलेक्ट्रिक वायर के संपर्क में आने से एक वयस्क बाघ की मौत हो गई। भंडारा शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर पलाडी गांव में बाघ का शव मिला था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने करंट लगने से बाघ की मृत्यु होने की पुष्टि की। भंडारा जिले के धारगांव रावणवाड़ी के जंगल में घूमने वाला बाघ बीटू उर्फ रुद्र नाम से पहचाना जाता था। उसकी उम्र करीब 5 साल की, वजन 200 किलो के आसपास था। जंगल में कभी शान से घूमने वाला ये बाघ ग्रामीणों की गलती का शिकार हो गया। इसके विशाल कद काठी का अनुमान तो इसके शव को देखकर ही लगाया जा सकता है। रुद्र पर नजर रखने वाले एक सामाजिक संस्था के मुताबिक वह पहली बार भंडारा शहर के करीब आया था। भंडारा शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर पलाड़ी गांव में बिजली के तार के संपर्क में आकर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस जगह बाघ का शव मिला था वहीं पास में एक नाला बहता है और किसानों के खेत है। इस क्षेत्र के किसान प्रतिदिन अपने खेतों में आते हैं, लेकिन रुद्र उन्हें कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन पहली बार रुद्र इस क्षेत्र में आए और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। खेत के करीब ही बिजली का तार बांधा गया था, जिसके संपर्क में आने से रुद्र को करंट लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। वैसे तो इस मामले में वन विभाग की टीम जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस तरह से खेत के पास करंट लगने से बाघ की मौत होने से वन्यजीव प्रेमियों में
नाराजगी जताई है। मागच्या वर्षी 2021मध्ये मॉनिटरिंगच्या वेळेस भंडारा वन परिक्षेत्रात हा एक नवीन मेल वाघ सापडून आला होता. याचं नॉमेनक्लेचर भंडारा 2 B2 आणि लोक याला रुद्रा म्हणून ओळखायचे. एक खूप चांगला असा हा वाघ होता आणि भंडारा वन परिक्षेत्रात वन्य वाघ सोडून आज हा इथं मेलेल्या अवस्थेत सापडला आणि घटनास्थळाची चौकशी केल्यानंतर असं लक्षात आलं की ज्या ठिकाणी डेड बॉडी आहे त्याच्या जवळ वरूनच 11 kVची विद्युत लाईन झाली. आज सकाळी रुद्रा म्हणजे B2 याचं पार्थिव शरीर आज लक्षात आलं की भंडाराच्या जवळ 6 किलोमीटर अंतरावर पलाडी गावाजवळ जे कोकापासून फक्त 4 किलोमीटर अंतर आहे तिथं सापडलं. त्याच्यानंतर असा निष्कर्ष निघालेला आहे की विद्युत तारेचा स्पर्श होऊन हा वाघ तिथंच जागेवरच मरण पावला. वाघ जवळपास अंदाजे 5 वर्षाच्या वरचा आहे. फुल ग्रोन मेल टायगर आहे आणि याच्या जाण्याने भंडाऱ्याला आणि एकंदरीत संपूर्ण वाइल्ड लाइफ से खूब मोटा नुकसान झालेला है. मनपा चुनाव को लेकर तैयार किए गए बहुप्रतीक्षित वार्ड ढांचे की घोषणा अगले माह की जाएगी. चुनाव आयोग ने मनपा को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही वार्ड कंपोजिशन की घोषणा के बाद वार्ड के लिए आरक्षण घोषित किया जाएगा. अकोला मनपा चुनाव फरवरी में होने की उम्मीद थी. मनपा का कार्यकाल 8 मार्च को समाप्त हो रहा है. हालांकि कोरोना संक्रमण और अन्य कारण से चुनाव में देरी हो रही है. इस बीच चुनाव आयोग ने 30 सितंबर तक वार्ड ढांचे का रफ ड्राफ्ट पेश करने का निर्देश दिया था. मनपा ने प्रारूप भेज दिया था. अधिकारियों को तब वार्ड रचना के लिए 5 जनवरी को मुंबई बुलाया गया था, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 17 जनवरी को होनी थी, जिससे वार्ड संरचना की घोषणा में देरी हुई. कोर्ट ने 8 फरवरी तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. इससे पहले चुनाव आयोग ने पहले वार्ड का आरक्षण घोषित करने का फैसला किया था, लेकिन अब फैसला बदलकर पहले वार्ड के गठन का ऐलान किया गया है. इसीलिए वार्ड संरचना की घोषणा करने, शिकायतों को स्वीकार करने का समय आ गया है. लंबे समय से प्रतीक्षित वार्ड रचना की घोषणा अगले महीने की जाएगी, क्योंकि आरक्षण वार्ड संरचना की घोषणा के बाद ही जारी किया जाएगा. विधानसभा के 12 विधायकों के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. इस पर वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को महाराष्ट्र विधानसभा के निर्णय पर निर्णय देना असंवैधानिक है. सरकार में विलय की मांग को लेकर राज्य भर में एसटी कर्मचारी करीब 3 महीने से हड़ताल पर है. अकोला विभाग अंतर्गत अकोला और वाशिम जिले में 1900 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन अभी तक एसटी कर्मचारियों की मांग पर सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिए जाने से हड़ताल जारी है. हालांकि अब कुछ कर्मचारी काम पर लौट रहे हैं. जिले के सभी 5 डिपो में कुछ वाहन चालक और कंडक्टर के काम पर लौटने से बस यात्रा शुरू कर दी गई है. अकोला जिले के सभी 5 डिपो में अब तक 160 से अधिक कर्मचारी ड्यूटी पर आ गए हैं, जिससे अब जिले में 29 बसें चल रही है. इस बसों के चलने से यात्रियों को राहत मिली है. एसटी अधिकारियों की उम्मीद है कि जल्द ही यात्री सेवा पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी. वैसे तो अकोला विभाग में 1900 से अधिक कर्मचारी है, जिनमें से अधिकांश कर्मचारी अभी भी काम पर नहीं लौटे हैं, लेकिन उम्मीद है जल्द ही यह हड़ताल खत्म होगा और सभी कर्मचारी काम पर लौटेंगे. न्यूज़ रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती.